नमस्कार, मैं हूं जया और आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। आइए रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों पर, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष 2 दिवसीय प्रवास पर देहरादून पहुंच गए। वहीं आते ही उन्होंने बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया। उन्होंने पहली बैठक मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों के साथ की। उन्होंने सरकार का रिपोर्ट कार्ड देखा। वहीं सूत्रों के मुताबिक बैठक में मुख्यमंत्री ने 1 माह के कार्यकाल की जानकारी रखी। साथ ही उन्होंने समान नागरिक संहिता और सत्यापन अभियान के बारे में भी बताया। इस दौरान मंत्रियों ने भी अपने अपने मंत्रालयों में उठाए गए कदमों की जानकारी दी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता धनराज गर्ग जुड़ गए। धनराज, अब जिस तरह से देखा जाए, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष 2 दिवसीय प्रवास पर देहरादून पहुंचे हैं और वहां पहुंचते ही जो बैठकों का सिलसिला है वो लगातार शुरू कर दिया। एक के बाद एक बैठकें लेते हुए नजर आ रहे। बिल्कुल यार, जिस तरह से देखा जाए कि जो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है बीएल संतोष, वो देहरादून रात करीब 8 बजे पहुंचे थे और आते ही उत्तराखंड के अंदर कहीं ना कहीं बैठकों का दौर जारी हो गया, क्योंकि रात 8 बजे ही बैठक ली गई और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उसमें मौजूद रहे, दुष्यंत कुमार उसमें मौजूद रहे और आज भी पूरे दिन कहीं ना कहीं बैठकों का दौर लगातार जारी रहेगा। क्योंकि आज सुबह ही जब 11 बजे से ही बैठकों का दौर शुरू हो चुका था और बीएल संतोष बीजेपी कार्यालय पहुंचे और वहां पर सभी मंत्रियों से जो है पिछला फीडबैक लिया, क्योंकि 1 माह उत्तराखंड सरकार को हो गए हैं बने हुए और उसका जो बिल्कुल, क्योंकि 1 माह हो चुके हैं। इसके साथ उन्होंने जो पहली बैठक है वो मुख्यमंत्री के साथ और जो उनके मंत्री थे उनके साथ की है। साथ ही उनका रिपोर्ट कार्ड भी देखा है कि क्या कुछ अब तक चल रहा है और कितना विकास किया गया है। बिल्कुल जया, जिस तरीके से देखा जाए कि जो बैठक की गई थी, पहली बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सभी मंत्री मौजूद थे और उस बैठक में सभी का रिपोर्ट कार्ड देखा गया है कि कितना काम उन्होंने 1 महीने के अंदर किया है और उस पर कहीं ना कहीं जो फीडबैक है वो जाकर वो सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखेंगे। और जिस तरीके से देखा जाए जया की चुनाव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लड़ना है चंपावत से, उसको लेकर चर्चा भी की गई है और उसको किस तरीके से प्रचार प्रसार करना है उसको लेकर भी पूरी चर्चा कहीं ना कहीं इस बैठक में रही है। अब देखने वाली बात होगी कि पुष्कर सिंह धामी किस तरीके से चुनाव चंपावत से जीत कर आते हैं, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं जो विधायक थे चंपावत के कैलाश कैथोड़ी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब ये संशय जो बरकरार था वो खत्म हो गया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव कहाँ से लड़ेंगे। अब ये क्लियर हो चुका है कि वो चंपावत से चुनाव लड़ेंगे और उसकी तैयारी में बीजेपी अब आगे जुट चुकी है। बिल्कुल, और इसी के साथ साथ क्योंकि आगे भी ये उपचुनाव होना है, जो इसकी तैयारियां हैं वो जोर शोर से की जानी है और कहीं ना कहीं ये चुनाव बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है मुख्यमंत्री के लिए। इसके साथ ही क्योंकि सरकार बनने से पहले यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि अगर उनकी सरकार आती है तो समान नागरिक संहिता का जो कानून है वो भी लाया जाएगा, तो उसके सत्यापन अभियान के बारे में भी बताया है उन्होंने। बिल्कुल जया, जिस तरीके से देखा जाए कि जो आगे की रणनीति है वो बीजेपी की तरफ से पूरी तैयार की गई है इन बैठकों में, क्योंकि कहीं ना कहीं 5 साल बीजेपी के पास हैं और वो इन 5 सालों में किस तरह की योजना निकालनी है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही सिविल कोड को लेकर कहीं ना कहीं जनता से वादा कर चुके हैं और सिविल कोड समानता का जो अधिकार है वो कहने की बात कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी जो रणनीति है उस पर बीजेपी में आज चर्चा की गई और कहीं ना कहीं जो बीएल संतोष उत्तराखंड आए हुए थे उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी है कि चंपावत का जो चुनाव होगा, उपचुनाव होगा, उसको किस तरीके से जीतना है और किस तरीके से रणनीति तैयार करनी है। सभी को जिम्मेदारी सौंपने की बात भी लगातार निकलकर सामने आ रही है कि किसको प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी दी जाएगी और किसको किस तरह की जिम्मेदारी दी जाएगी, सभी पर चर्चा करते हुए बीएल संतोष नजर आए। बिल्कुल, क्योंकि अब जिस तरह से वो उत्तराखंड पहुंचे हैं सभी चीज़ों का उन्होंने जायजा लिया है, साथ ही रिपोर्ट कार्ड भी देखते हुए नजर आए। अगर अब बात की जाए कि उन्होंने और कौन कौन से जो अहम मुद्दे रहे हैं जिस पर उन्होंने नजर डाली है और अहम मुद्दे रहे हैं जिन पर उन्होंने चर्चा की है। बिल्कुल जया, जिस तरीके से देखा जाए कि जो अहम मुद्दा है इस समय कहीं ना कहीं 4 धाम यात्रा को लेकर उन्होंने इस पर चर्चा की है, क्योंकि 4 धाम यात्रा जल्दी उत्तराखंड में शुरू होनी है और वहीं कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर भी उन्होंने चर्चा की है कि किस तरीके से कोरोना से भी बचना है और 4 धाम यात्रा भी सुचारू रूप से संपन्न करानी है। तो कहीं ना कहीं सभी मुद्दों को लेकर बीएल संतोष ने चर्चा की है और साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है उनको सीधा सीधा जो निर्देश है वो उनकी तरफ से दिए गए हैं कि किस तरीके से पूरी यात्रा को भी संपन्न करना है और चंपावत से चुनाव भी लड़ाना है
और साथ ही कई मुद्दे उत्तराखंड के हैं। तो उन्हीं बिल्कुल मुद्दों अलग को अलग लेकर तरह के चर्चा की मुद्दे, गई। चाहे वो चार धाम यात्रा को लेकर हो, कोरोना को लेकर हो या फिर मुख्यमंत्री का उपचुनाव हो, ये सभी मुद्दे अहम हो जाते हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते अगली खबर पर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए विधायकी छोड़ने वाले कैलाश गहलोतरी को कोई ओहदा मिल सकता है, ऐसी सियासी चर्चाएं। वहीं 22 साल के उत्तराखंड में 4 विधायकों ने सीएम के लिए विधानसभा सीट छोड़ी और सभी की राजनीतिक ताकत पहले से ज्यादा बढ़ी है। वहीं 5वें विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल कर बीजेपी लगातार दूसरी बार सत्ता पर काबिज हुई, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से चुनाव हार गए। चुनाव नतीजे आने के बाद चंपावत के विधायक कैलाश गहतोड़ी ने मुख्यमंत्री के लिए अपनी सीट छोड़ने का प्रस्ताव रखा और पार्टी आलाकमान की हरी झंडी के बाद 21 अप्रैल को गहतोड़ी ने बाकायदा विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा भी दे दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संचित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। संचित, अब जिस तरह से देखा जाए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो विधायकी छोड़ने वाले कैलाश गहतोड़ी है, उनका जो ओहदा है वो भी कोई और ओहदा मिल सकता है और जो जिस तरह से उनका ओहदे में उछाल आया है, उनकी जो पसंद है उनको ज्यादा पसंद किया जा रहा है और उनको ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक ताकतें दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि जो उन्होंने अपनी चंपावत छोड़ी है सीट, कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी सीट हो सकती है ये साबित सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए। चंपावत सीट से जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी के लिए कैलाश गहतोड़ी ने सीट छोड़ी है, तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि वो विधायक थे, विधायक होने के बाद उन्होंने अपनी सीट छोड़ी है, तो निश्चित तौर पे पार्टी उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट जरूर करेगी। और देखिए सीएम के लिए सीट छोड़ना, अपनी विधायकी छोड़ना एक बड़ी बात है। और आप देखिए कि जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी के लिए उन्होंने अपनी सीट छोड़ने की बात कही और उस निर्णय पे वो रहे हुए, उन्होंने उनके लिए सीट छोड़ी, तो निश्चित तौर पे पार्टी उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करेगी, क्योंकि जीता हुआ विधायक है, वो हारे हुए नहीं है। जब जीते विधायक ने अपनी सीट किसी के लिए छोड़ी है, किसी व्यक्ति के लिए छोड़ी और अपने पार्टी के ऐसे व्यक्ति के लिए छोड़ी जिसकी वजह से आज उत्तराखंड के अंदर जो भाजपा की स्थिति है वो बेहद ही मजबूत हो चुकी है। तो पुष्कर सिंह धामी अगर दोबारा रिपीट करते हैं तो निश्चित तौर पे वो जो गहतोड़ी है उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे और कोई बड़ी जिम्मेदारी देने का भी उनको काम करेंगे। बिल्कुल, और इसी के साथ 22 साल के उत्तराखंड में 4 विधायकों ने सीएम के लिए अपनी विधानसभा सीट छोड़ी और सभी की जो राजनीतिक ताकतें हैं वो पहले से ज्यादा बढ़ी हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से विधायक ने पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट छोड़ी है, तो निश्चित तौर पर उनका कद जब बढ़ता है तो उनका भविष्य भी उज्जवल हो जाता है और साथ ही साथ जो उनकी पावर है, जो सत्ता की जो ताकत है वो उनकी मजबूत हो जाती है। क्योंकि देखिए विधायक जब अपनी सीट छोड़ता है तो निश्चित तौर पे उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है और जो बड़ी जिम्मेदारी होती है वो विधायकों से ऊपर होती है, तो निश्चित तौर पे जो उनका भविष्य है वो उज्जवल हो जाता है और ताकत की अगर बात करें वो भी काफी ज्यादा उनके पास हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि अब 5वें विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल करके बीजेपी लगातार दूसरी बार सत्ता पर तो काबिज हो गई थी, लेकिन पुष्कर सिंह धामी अपनी ही सीट खटीमा से हार गए थे। अब वो चंपावत से उपचुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, देखिए चंपावत से जब पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव लड़ेंगे और वो एक भाजपा सीट है, वो भाजपा की पक्की सीट है और माना जा रहा है कि जो पुष्कर सिंह धामी है वो उपचुनाव जीत भी जाएंगे वहां से, तो निश्चित तौर पे भाजपा को एक बड़ी जीत मिलेगी और उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री है दोबारा से पुष्कर सिंह धामी के हाथ में कमान रहेगी। तो निश्चित तौर पे जो चंपावत का हिस्सा है, ये कहे कि चंपावत जो विधानसभा है वहाँ के लोगों को एक बड़ा फायदा होगा, क्योंकि जब मुख्यमंत्री चंपावत से आएंगे तो निश्चित तौर पर आप देखिए कि चंपावत को एक नई सौगात उनको देने पड़ेगी, क्योंकि जो बिल्कुल, क्योंकि जो विधानसभा क्षेत्र उनका रहेगा उसके लिए जो उनके कार्य होंगे वो भी अलग से होंगे और वो उनकी पहली लाइन में होगा। पहले उसके लिए उनका दायित्व बनेगा कि पहले से पहले अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास करें, फिर आगे पूरे उत्तराखंड का विकास करेंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जब मुख्यमंत्री चंपावत से विधायक बनेंगे, अगर वो विधायक बनते हैं वहां से, तो उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि देखिए जो उम्मीदें बतौर विधायक जो गहतोड़ी है उनसे जो की जा रही थी, उसके बाद अब जो जिम्मेदारी जब मुख्यमंत्री के कंधे पे आएगी तो ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी। क्योंकि आप देखिए कि जब मुख्यमंत्री किसी विधानसभा से आते हैं तो निश्चित तौर पर माना जाता है कि जो बड़े काम है या कहें उस विधानसभा का जो विकास है वो तेजी से होता है, क्योंकि
मुख्यमंत्री के पास सारे विभाग की एक ताकत उनके पास होती है, सारा विभाग उनके कंट्रोल में होता है, तो निश्चित तौर पे उस जो विधानसभा की समस्याएं होंगी उसको थोड़ी ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, उस क्षेत्र को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। और जो विधायक उस सीट को छोड़ेंगे उनको उनके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी कि अगर उन्होंने अपनी सीट छोड़ी है और अपना जो जनता का फैसला बनता है, जनता ने उनको चुना था, और अगर वो मुख्यमंत्री के लिए वो सीट छोड़ते हैं तो निश्चित तौर पे जो गैतुड़ी है उनकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि पुष्कर सिंह धामी जो कार्य करे वो जनता के हित का कार्य, और जो जनता चाहती थी, जो उम्मीदें उनसे करती थी, वो पुष्कर सिंह धामी के रूप में उनसे पूरी। बिल्कुल बिल्कुल, जो उम्मीदें गहतोड़ी से थी वो अब सीएम पुष्कर सिंह धामी के कंधों पर होंगी और उनको पूरा करना उनका दायित्व होगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरह से हमने आपको ये खबर से रूबरू कराया, बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां 6 मई से शुरू हो रही केदारनाथ यात्रा की मॉनिटरिंग इस बार सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से होगी। खुद प्रधानमंत्री अपने कार्यालय से यात्रा का लाइव प्रसारण देखेंगे। वहीं मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और जिलाधिकारी भी अपने कार्यालय से यात्रा व्यवस्थाओं का आंखों देखा हाल जान सकेंगे। और केदारनाथ से रुद्रप्रयाग और देहरादून से पीएमओ को इंटीग्रेटेड नेटवर्क से लिंक किया जा रहा है। यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री कार्यालय से केदारनाथ यात्रा को लाइव देखा जाएगा। वहीं इस बार बाबा केदार की यात्रा को स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यालय से देखेंगे और यात्रा के लाइव प्रसारण और मॉनिटरिंग के लिए स्वान और एनआईसी के केदारनाथ से सोनप्रयाग के बीच 10 हाई फ्रीक्वेंसी आईपीसी कैमरा लगाए गए हैं। इन कैमरे के जरिए पूरे केदारनाथ सहित 17 किलोमीटर पैदल रास्ते के हर हिस्से पर नजर रखी जाएगी। साथ ही सोनप्रयाग से रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी कार्यालय को रेडियो फ्रीक्वेंसी से लिंक किया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विशाखा चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। विशाखा, अब जो चार धाम की यात्रा है उसकी शुरुआत होने जा रही है, जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से अब चाक चौबंद कर ली गई है। और एक अहम चीज, पहली बार प्रधानमंत्री अपने कार्यालय से खुद इस चार धाम यात्रा पर नजर रखेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे। अब बिल्कुल जय, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से पहले से एक जो अलग जुड़ाव है वो देखा जाता है, और जिस तरह से समय समय पर वो केदारनाथ धाम के जो दौरा है वो करते हुए नजर आते हैं। और अब उसी तरह से चार धाम यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से पीएमओ ऑफिस से जो तमाम चीजें हैं वो मॉनिटरिंग की जाएगी उसकी। और जिस तरह से केदारनाथ धाम से लगाकर जो 17 किलोमीटर लंबा मार्ग है चार धाम यात्रा का, और जो मेन केदारनाथ धाम में जाता है वहां तक जो हाई फ्रिक्वेंसी कैमराज हैं वो लगाए जा चुके हैं। और उन्हीं कैमराज का जो लिंक है वो पीएमओ ऑफिस पे डायरेक्ट ओपन होगा, और वहीं से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो सीधा प्रसारण इस यात्रा का देखेंगे। और जिस तरह से चार धाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पूरी तरह से सजग हैं, तमाम सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है, तो उसी बीच जिस तरह से प्रधानमंत्री ऑफिस से अब सीधा प्रसारण जो है वो इस यात्रा का होगा, तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा है वो और भी कई गुना बढ़ जाएगी। जिस तरह से कैमरास जो है वहां पर लगाए गए हैं, और बात करें तो जिलाधिकारी मुख्यमंत्री धामी भी जो है वो सभी के जो सरकारी कार्यालय है वहां पर इस यात्रा का जो सीधा प्रसारण है वो दिखाया जाएगा, ताकि जिस तरह से जिस स्तर पर अभी इस यात्रा का आयोजन किया जाता है, तो इस बार इस यात्रा का जब आयोजन हो रहा है तो कई गुना जो किया जा रहा है, क्योंकि राज्य की अर्थव्यवस्था और हम कह सकते हैं कि राज्य के लिए एक जो अब श्रद्धालु पहुंचते हैं देश भर से बल्कि विदेशों से, तो जो वहाँ के लोग हैं उनकी आय का भी एक बहुत बड़ा साधन है। तो जाहिर तौर पर राज्य की इकोनॉमी के लिए कहीं ना कहीं ये यात्रा किसी जो वरदान है उससे कम नहीं है। जिस तरह से चारधाम यात्रा आयोजित की जाती है और से निकल कर आता है, तो ऐसे में जो ले रहे हैं और जिस तरह से उनके द्वारा है कि चारधाम यात्रा का प्रसारण वो स्वयं देखेंगे, पीएमओ ऑफिस से मॉनिटरिंग होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और जिलाधिकारी भी अपने कार्यालय से पूरी यात्रा व्यवस्थाओं का आंखों देखा हाल जान सकेंगे कि क्या कुछ चल रहा है यात्रा व्यवस्था में, किसी तरह की कोई खामी तो नहीं, किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं, इस तरह का सारा हाल जान सकेंगे। बिल्कुल जय, देखिए जिस तरह से जब प्रधानमंत्री पीएमओ ऑफिस से मॉनिटरिंग हो रही है तो जाहिर तौर पर उस मॉनिटरिंग से पहले कहीं ना कहीं जो तमाम व्यवस्था है उनको मुख्यमंत्री के द्वारा जाना जाएगा। जिलाधिकारी जो है वो तैनात है। इसी के अलावा जिस तरह से चारधाम यात्रा को लेकर अलग से कमेटी गठित की गई है तमाम चीजों पर सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए,
और अगर हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था की, तो जो बाहरी फोर्सेस हैं, अलग से भी जो अन्य राज्य हैं, उत्तर प्रदेश से जिस तरह से जो कई हजार जवान हैं वो भी वहां पर तैनात किए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से तमाम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अभी जो माहौल है उसको देखते हुए तो तमाम चीजें हैं। और फिलहाल चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री सहित जो प्रशासनिक अमला है और प्रधानमंत्री स्वयं जो है वो इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय में जो प्रसारण है वो चारधाम यात्रा का किया जाएगा। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया विशाखा आपका। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जल्दी उत्तराखंड में रोडवेज बसों का विक्रम ऑटो सिटी बसों में सफर महंगा हो सकता है। शासन के निर्देश पर गठित किराया निर्धारण कमेटी ने इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली है। अब इसे राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं सूत्रों के अनुसार कमेटी ने पिछले 3 साल के भीतर डीजल, पेट्रोल के साथ ही वाहनों और स्पेयर पार्ट्स के दामों में बढ़ोतरी के चलते किराए की दरों में वृद्धि की सिफारिश की है। पिछले 2 साल से कोरोना संकट के चलते राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक नहीं हो पाई है और ना ही सार्वजनिक परिवहन से संबंधित वाहनों के किराए का नया निर्धारण हो पाया है। ऐसे में सरकार के आदेश पर आरटीओ डीसी पठोई की अध्यक्षता में किराया निर्धारण कमेटी का गठन किया गया था और सूत्रों के मुताबिक किराया निर्धारण कमेटी ने सार्वजनिक परिवहन से जुड़े संगठनों के पदाधिकारियों और आमजन के साथ वार्ता करके प्रस्तावित किराए की नई दरों का निर्धारण किया है और कमेटी की रिपोर्ट को जल्द ही राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। तो आपको बता दें कि जिस तरह से देखा जाए अब परिवहन की जो बसें हैं, ऑटो है, इनका जो किराया है उसको बढ़ाने के लिए अब मांग की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि जल्दी उत्तराखंड में रोडवेज जो बसें हैं, विक्रम है, ऑटो है, सिटी बस है, इनका सफर भी महंगा हो सकता है और शासन के निर्देश पर ये गठित किराया निर्धारण कमेटी ने इसकी विस्तृत रिपोर्ट अब पूरी तरह से तैयार की जा चुकी है। इसके साथ ही राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में ये भी प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि जो कमेटी ने पिछले 3 साल के भीतर डीजल, पेट्रोल के साथ ही वाहनों और स्पेयर पार्ट्स के दामों में बढ़ोतरी के चलते किराए की दरों में वृद्धि की सिफारिश की है। इसके साथ ही पिछले 2 साल से कोरोना संकट के चलते राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक नहीं हो पाई और ना ही सार्वजनिक परिवहन से संबंधित वाहनों के किराए का नया निर्धारण हो पाया, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए पिछले 2 साल से कोरोना का जो कहर था वो जारी था, उसके चलते बैठक भी नहीं हो पाई थी और सार्वजनिक परिवहन से संबंधित वाहनों के किराए का जो निर्धारण है वो भी नहीं किया जा सका था। तो ऐसे में सरकार के अब आदेश है कि आरटीओ डीसी पठोई की अध्यक्षता में किराया निर्धारण कमेटी का गठन किया गया और आपको बता दें कि किराया निर्धारण कमेटी ने सार्वजनिक परिवहन से जुड़े संगठनों के पदाधिकारियों और आमजन के साथ वार्ता करके प्रस्तावित किराए की नए दरों का निर्धारण किया है। साथ ही कमेटी की रिपोर्ट को जल्द ही राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में भी प्रस्तुत कर दिया जाएगा। तो आपको उत्तराखंड से जुड़ी अहम अपडेट बता रहे थे, जहां उत्तराखंड में जो परिवहन बसें हैं, ऑटो हैं, इनका जो किराया है वो अब महंगा हो सकता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए। धीरेन्द्र, अब जल्दी उत्तराखंड में जो रोडवेज बसें हैं, विक्रम, ऑटो, सिटी बसें, सभी का जो सफर है वो महंगा हो सकता है। बिल्कुल, देखिए जय, मैं आपको बताऊं कि ये उत्तराखंड सरकार ने इस फैसले को लिया है और क्योंकि जिस तरह से डीजल, पेट्रोल में महंगाई बढ़ती जा रही है उसको देखते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम काफी घाटे में चल रहा है। उसको इस घाटे से उबारने के लिए और पब्लिक को एक अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिल सके, यानी परिवहन सुविधा मिल सके, उसको देखते हुए उन्होंने ये बैठक की है और उसमें ये फैसला, आरटीए की बैठक में ये फैसला लिया गया है, जिसका एक सकारात्मक प्रभाव खासकर उत्तराखंड परिवहन निगम से होने जा रहा है। हालांकि जनता की जेब पर बोझ बढ़ जाएगा, लेकिन इस बोझ से उनको एक अच्छी सुविधा मिलेगी और जो उत्तराखंड परिवहन निगम जिन क्षेत्रों में भी बसों का संचालन नहीं कर पा रही है, पहाड़ी क्षेत्रों में, वहां तक भी बसें पहुंचेगी इनकी और उससे जो है कम से कम जो पर्वतीय अंचल के लोग हैं उसको एक बड़ा उनको लाभ होने पाएगा। और इसके साथ ही साथ सार्वजनिक परिवहन को और लोकप्रिय बनाने के लिए और उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए उत्तराखंड सरकार ये फैसला किया है। क्या
बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले पिछले 2 सालों से जो देश था वो कोरोना की जद में था, लेकिन अब कोरोना के बाद यहाँ पर बैठक भी नहीं हो पाई थी। इसके साथ साथ जो किराया निर्धारण की बैठक होनी थी वो भी नहीं हो पाई थी, लेकिन अब ये बैठक हो गई है। इसके साथ ही यहाँ पर जो किराए का निर्धारण है वो भी कर दिया गया है। बिल्कुल जया, देखिए कोरोना काल लगभग 2 साल चला और उस दौरान कोई भी बैठक इस तरह की नहीं हो पाई थी। और जो परिवहन निगम के लोग हैं वो लगातार सरकार से डिमांड कर रहे थे कि जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है उसका बहुत बुरा असर परिवहन निगम के आय पर पड़ रहा है। और उसको देखते हुए परिवहन निगम की सेहत को सुधारने के लिए लगातार इसका अनुरोध किया जा रहा था, जिस पर सरकार ने अब विचार करने के बाद ये फैसला लिया है कि किराए को बढ़ा दिया जाए। आरटीए की अगली बैठक में इस किराए पर फाइनल मुहर लग जाएगी और उसके बाद फिर इसे लागू कर दिया जाएगा। पूरी उम्मीद है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं जरूर इसका विरोध करेंगी, लेकिन सरकार के लिए ये एक मजबूरी की तरह है, इसे उन्हें लागू ही करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड परिवहन निगम की जो मौजूदा हालत है, आर्थिक हालत है, वो काफी खस्ता है और उसको इस घाटे से उबारने के लिए सरकार को ये फैसला लेना ही पड़ेगा। और शायद अगली बैठक में सरकार इस पे फैसला ले, उसको लागू कर दे। इसके लागू होने से यह जरूर हम आश्वस्त कह सकते हैं सरकार लगातार इस बात का दावा कर रही है, जिससे जो आम पब्लिक है, जो दूर दराज के क्षेत्र है, वहां तक परिवहन निगम की सेवाएं पहुंचेगी और इसका उन्हें लाभ मिलेगा। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका धीरेन्द्र। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंच गए हैं। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के पल्ली इलाके में हो रही जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तो आज पंचायती राज दिवस कार्यक्रम के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर की 700 पंचायतों को वर्चुअल तरीके से संबोधित कर रहे हैं और प्रधानमंत्री को पल्ली रैली में सुनने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा है। रैली को लेकर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करता हूं तो हमारा ध्यान संपर्क और दूरियों को पाटने पर होता है। हमारा उद्देश्य जम्मू कश्मीर को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करना है। मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं से वादा करता हूं कि जैसी जिंदगी आपके नाना दादा ने गुजारी, आपको वैसी जिंदगी नहीं गुजारने दूंगा। मात्र 17,000 करोड़ रुपए का ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो पाया था। 7 दशक में 17,000 और पिछले 2 साल के भीतर ये आंकड़ा 38,000 करोड़ रुपए पहुंचा है। दोस्तों, 38,000 करोड़ रुपए यहां इन्वेस्टमेंट के लिए प्राइवेट कंपनी आ रही है। साथियों, आज केंद्र से भेजी पाई भी यहां ईमानदारी से लग रही है और इन्वेस्टर भी खुले मन से पैसा लगाने आ रहे हैं। अभी मुझे हमारे मनोज सिन्हा जी बता रहे थे कि 3 साल पहले यहां के जिलों के हाथ में पूरे राज्य में 5,000 करोड़ रुपया ही उनके नसीब होता था और उसमें लेह लद्दाख सब आ जाता था। उन्होंने कहा छोटा सा राज्य है, आबादी कम है, लेकिन पिछले 2 साल में जो गति आई है, इस बार बजट में जिलों के पास 22,000 करोड़ रुपए सीधे पंचायतों के पास विकास के लिए दिए जा रहे हैं। इतने छोटे राज्य में ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेटिक सिस्टम के द्वारा विकास के काम के लिए कहां 5,000 करोड़ और कहां 22,000 करोड़ रुपए ये काम हुआ है। भाइयों, आज मुझे खुशी है, रतले पावर प्रोजेक्ट और क्वार पावर प्रोजेक्ट जब बनकर तैयार होंगे तो जम्मू कश्मीर को पर्याप्त बिजली तो मिलेगी ही,
जम्मू कश्मीर के लिए बिजली एक कमाई का बहुत बड़ा नया क्षेत्र खुलने वाला है, जो जम्मू कश्मीर को नई आर्थिक ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। अब देखिए, कभी दिल्ली से एक सरकारी फाइल चलती थी, जरा मेरी बात समझना, दिल्ली से एक सरकारी फाइल चलती थी तो जम्मू कश्मीर पहुंचते थे। तो पंजाब से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। मान होण ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿੱਥੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਦਾਅਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ क्रांतिकारी चेंजेस ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ। ਦਾਅਵੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ मनीष सिसोदिया जी ने एजुकेशन के फील्ड में, खासकर मैं आज एजुकेशन की गल करूंगा, एवजे मील पत्थर गड्ढिया कि अज सारे देश अगर एजुकेशन मिनिस्टर की गल होवे ते एक नाम प्रायोरिटी ते पहल ते सब तो वध उभर के आउंदा है, वो है श्री मनीष सिसोदिया जी का। उस दावे नूं लैके, उस मॉडल नूं लैके, उस कंसैप्ट नूं लैके पंजाब दे लोकां नाल मान साहब ने वादा कीता सी कि पंजाब च आम आदमी पार्टी की जदों सरकार बनूगी ते असीं लोकां नूं इस बुनियादी जिहड़ी उन्हां दी सहूलत है, अधिकार है, उहदे च जिस तरह मैं पहलां भी शब्द वरतिया रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी असीं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।